नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हम श्रीलंका की बर्बादी की इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखें और ये समझाएं कि जो देश सिर्फ 2 साल पहले संपन्न हुआ करता था वो आज बर्बाद कैसे हो गया है। इसके अलावा उन स्मार्ट सिटीज की पड़ताल आज करना बहुत जरूरी है जो बारिश में डूब गई है। लेकिन पहले मास्टर स्ट्रोक रफ्तार। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए 20 जुलाई को चुनाव, 19 जुलाई तक करना होगा नामांकन। श्रीलंका में खराब हालात के बावजूद राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे तक पीछे हटने को तैयार नहीं। फिलहाल घर छोड़कर फरार है गोटाबाया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत। पेट्रोल पंपों के बाहर कई किलोमीटर तक लगी है लंबी लाइन। जनता की बगावत के बाद जिस तहखाने से भागे श्रीलंका के राष्ट्रपति, उसकी तस्वीरें आ गई है सामने। श्रीलंका में गहराया है राजनीतिक और आर्थिक संकट। राष्ट्रपति भवन में घुस गई है लोगों की भीड़। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के बाहर सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए प्रदर्शनकारी। पूर्व क्रिकेटर जय सूर्या ने भारत का जताया आभार। कहा, संकट की शुरुआत से ही भारत ने श्रीलंका की मदद की है। गुजरात में जल प्रलय, 6 जिले बाढ़ की चपेट में। डांग, नर्मदा, नवसारी समेत कई इलाकों में हालात खराब है। अगले 4 दिन तक अलर्ट पर गुजरात, भारी बारिश का अनुमान। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से बात की। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। अहमदाबाद में गोमतीपुर में बारिश से बुरे हालात है। पुलिस स्टेशन में भर गया है पानी। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में भारी बारिश के बाद पानी में डूब गई है गाड़ियां। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश ने तबाही मचाई। लगातार बारिश के चलते सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई है। गुजरात के वलसाड में भयानक जल संकट की मार। बाढ़ में डूब गया है पूरा वलसाड इलाका। वलसाड में बाढ़ और बारिश से क्षतिग्रस्त इलाकों की मदद के लिए पहुंच रहे एनडीआरएफ के अधिकारी। वलसाड में अंबिका नदी के किनारे फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने रेस्क्यू किया। मूसलाधार बारिश की वजह से वलसाड का मधुबन डैम ओवरफ्लो हो गया है। बेकाबू हो रहे हैं हालात। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश की वजह से बिगड़ गए हैं हालात। कई इलाकों में पानी भर गया है। सूरत में लगातार बारिश आफत बन गई है। लोगों के घर में पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील। गुजरात के जामनगर में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में बारिश से बुरा हाल मचा हुआ है। गुजरात के कच्छ में बारिश ने कोहराम मचाया। बाढ़ में हाईवे टूटकर बह गया है। आवाजाही ठप हो गई है। गुजरात के तापी जिले में बारिश का कहर। बाढ़ के पानी में बह गया है पुल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कहर बनकर बरसे बादल। बारिश ने मचाई तबाही। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश, लोगों के घरों में भर गया है पानी। नासिक में भी बारिश की वजह से तबाही। गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ने से डूब गए हैं मंदिर। पिकनिक मनाने करकटगढ़ जल प्रताप गए 400 लोग फंस गए हैं। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश। लगातार बारिश की वजह से जल भराव की समस्या। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बारिश हुई। बारिश की वजह से बुरा हाल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सड़क पर आई बारिश की वजह से मलबे की तस्वीरें। सेना के जवानों ने फंसी हुई गाड़ियों को निकाला। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश की वजह से हादसा हो गया। पानी में गिरी कार को लोगों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। मंगलुरु में आसमानी आफत ने तबाही मचाई। खेतों में पानी भर गया है। घर टूट रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है। प्रशासन की नाकामी साफ तौर पर दिख रही है। एमपी के भोपाल में बारिश से घरों में पानी भर गया है। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। आसमान से आई आफत ने यातायात को रोक दिया है। छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है। लगातार बारिश की वजह से एमपी के विदिशा में हालात खराब है। दुकानों और घरों में जल जमाव हो गया है। ओडिशा के गंजम में जोखिम में जान। बाढ़ के पानी को रस्सी की मदद से पार करने के लिए मजबूर है छात्र। राजस्थान के बूंदी में भी उफान पर है नदी नाले। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति। मध्य प्रदेश के रायसेन में जल स्तर बढ़ने से खोले गए बाणना डैम के 6 गेट। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का दौरा किया। बाढ़ से परेशान लोगों से बात की। कल देवघर और पटना के दौरे पर पीएम मोदी। देवघर में 16,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नई संसद भवन की बिल्डिंग पर लगाया गया अशोक स्तंभ। पीएम मोदी ने किया अनावरण। अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद पीएम मोदी ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी बात की। नई संसद में राष्ट्रीय चिन्ह के उद्घाटन पर ओवैसी के सवाल। कहा, मोदी सरकार संसद में स्पीकर से भी ऊपर। उद्घाटन को बताया संवैधानिक तौर से गलत।
कांग्रेस से पीएम मोदी पर चीन के रुख को लेकर साधा निशाना, पीएम की छवि बचाने का आरोप भी लगाया। अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्रालय की बैठक, तीनों सेना प्रमुख और विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी का बयान, कहा एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता फैलेगी, नहीं होना चाहिए जनसंख्या के असंतुलन। सीएम योगी के आबादी वाले बयान पर ओवैसी का हमला, कहा जनसंख्या की नहीं रोजगार की चिंता करे सरकार। बढ़ती जनसंख्या को लेकर बोले गिरिराज सिंह, कहा भारत को विश्व गुरु बनाने से रोक रही है बढ़ती जनसंख्या। सीएम योगी के जनसंख्या वाले बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, कहा जनसंख्या को परेशानी बताकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है सरकार। ईडी 21 जुलाई को सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करेगी। उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत, कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले पर रोक लगाई। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कोर्ट का फैसला आने का कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले बेंच गठित करने के लिए कहा, बेंच के बगैर नहीं की जा सकती सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों से मातोश्री में मुलाकात की। राष्ट्रपति चुनाव पर उद्धव के साथ बैठक में भिड़े शिवसेना सांसद, ज्यादातर सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। राउत ने यशवंत सिन्हा की वकालत की। बीजेपी सांसद का बड़ा बयान, कहा शिवसेना के 12 सांसद जल्द ही एकनाथ गुट में शामिल होंगे। गोवा कांग्रेस में मचा घमासान, कांग्रेस के 5 विधायक हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। गोवा संकट पर सीएम प्रमोद सावंत की सफाई, कहा हमारी सरकार स्थिर है, हमें किसी की जरूरत नहीं, कांग्रेस के सभी आरोप गलत है। गोवा कांग्रेस में मचे घमासान पर माइकल लोबो ने दल बदल से किया इनकार, कहा हमेशा कांग्रेस के साथ हूं। गोवा घमासान पर कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा हर जगह ऑपरेशन कमल चला रही है बीजेपी। चेन्नई में पुलिस ने हिंसा और तोड़फोड़ के बाद सील किया एआईएडीएमके का हेडक्वार्टर। एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक के बाद पलनीस्वामी को अंतरिम जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया है। एआईएडीएमके से निष्कासन के बाद पनीरसेल्वम ने दिया धरना, पलानीस्वामी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। चेन्नई में एआईएडीएमके बैठक में पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के समर्थकों में हिंसक झड़प हुई, कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। विरोध के चलते पंजाब सरकार ने रद्द किया टेक्सटाइल मत्तेवाड़ा प्रोजेक्ट, विरोध कमेटी से मिले सीएम मान। मुख्यमंत्री मान सरकार का बड़ा फैसला, आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। रक्षा मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताया बड़ा खतरा। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी वाईएसआरसीपी और टीडीपी। उत्तराखंड के दौरे पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू का स्वागत हुआ। सीएम योगी ने जालौन के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जायजा लिया, 16 जुलाई को पीएम करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में सीएम योगी ने किसानों को बांटे शेयर सर्टिफिकेट। श्रीलंका संकट के बीच श्रीलंका के 6 नागरिक रामेश्वरम में शरणार्थी के रूप में पहुंचे। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया, आतंकियों के साठगांठ का आरोप लगाया। जयंत चौधरी ने किया अग्निपथ योजना का विरोध, महापंचायत में युवाओं को किया संबोधित। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर होशियारपुर पुलिस के हवाले, अमृतसर कोर्ट ने दिया आदेश। अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 महीने की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन, जैश का टॉप कमांडर कैसर कोकास 2 आतंकियों के साथ ढेर। अमरनाथ में बादल फटने के बाद पहलगाम के रास्ते से फिर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू होने के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम की यात्रा के इंतजाम का जायजा लिया। अमरनाथ हादसे में मृतक महिला के परिवार से सीएम केजरीवाल ने मुलाकात की। दिल्ली में यूजीसी ऑफिस के बाहर आयसा का प्रदर्शन, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का विरोध किया। राजस्थान के सीकर में गंदे पानी में बैठकर प्रदर्शन, जल भराव निकासी की मांग की गई। गाजियाबाद का नाम गज प्रस्त करने की फिर उठी मांग, सीएम योगी को जूना अखाड़े के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने लिखी चिट्ठी। झारखंड के जामताड़ा में स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने के मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। पूरे प्रदेश के स्कूलों की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। छत्तीसगढ़ के बालोद कलेक्टरेट ऑफिस के पास पहुंचा हाथियों का झुंड, 10 गांवों में अलर्ट, कई घरों को पहुंचाया नुकसान। धनबाद में जेएमएम के संस्थापक विनोद बिहारी महतो की बहू ने किया हंगामा, राइफल लेकर लोगों को धमकाया और मारपीट की।
शिवसेना विधायक भरत गोगवले की कार का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के गाजियाबाद में वकील ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मनाली में तेल के टैंकर में भयंकर आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के हमीरपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जोधपुर में सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारी, करीब 18 घंटे तक परिवार के साथ खुद किया था घर में अपने आप को कैद। दिल्ली में पूर्व पत्नी और पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों समेत बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के फतेहपुर में हैरान करने वाली खबर, ऑटो में ड्राइवर समेत 27 लोग सवार, पुलिस ने ऑटो को सीज कर लिया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भगवान के गहने चुराने वाला चोर सीसीटीवी में कैद, चोर की तलाश में जुट गई है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पार्टी करते हुए 5 नाइजीरियन महिलाएं के साथ साथ 10 नाइजीरियन गिरफ्तार हुए हैं, बड़ी मात्रा में गांजा भी मिला है। यूपी के मेरठ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लग गई आग, भगदड़ के बीच आसपास के शोरूम्स खाली कराए गए। तो मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले श्रीलंका की बात करेंगे और यह समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार और गलत नीतियां सिर्फ 2 साल में पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। श्रीलंका में करीब 116 दिन पहले मार्च के महीने में सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए थे और आखिरकार 116 दिनों के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भागना पड़ा। अब वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो गए हैं, लेकिन उनके राष्ट्रपति आवास पर श्रीलंका की आम जनता ने कब्जा कर लिया है। बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका की संसद 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। 19 जुलाई को नए राष्ट्रपति का नामांकन होगा। 13 जुलाई को गोटाबाया ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद श्रीलंका का विपक्ष नई सरकार बनाने की कोशिश करेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर काबिज प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि वो गोटाबाया के इस्तीफे तक राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करने वाले। इसके अलावा श्रीलंका के स्पीकर के हवाले से खबर आई थी कि राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं। थोड़ी देर बाद इसका खंडन आया। राजपक्षे श्रीलंका में ही है, लेकिन किसी अनजान जगह पर है। श्रीलंका में यह हालात पैदा क्यों हुए, इसका हमने विस्तार से विश्लेषण किया है, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब राजा तानाशाह होता है तो फिर कैसे जनता सड़कों पर उतरकर उसके राजमहल पर कब्जा कर लेती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर हुए कब्जे की ये पूरी रिपोर्ट आप समझिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये आधिकारिक निवास है, राष्ट्रपति भवन। शानदार तो होगा ही, अंदर से देखिए सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा है। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति के राजमहल पर अब प्रजा का कब्जा है। साल की गलत नीतियों की वजह से लंका में आक्रोश तो बहुत पहले से था ही। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को यह अंदाजा भी था कि अब कभी भी देश छोड़कर भागना पड़ सकता है, और हुआ भी यही। जनता का विरोध बढ़ा तो राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति भवन पर श्रीलंका की जनता का कब्जा हो गया। लेकिन यहाँ दाखिल होने की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। लोग जब राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे थे तो सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई। इसमें खूब खून खराबा हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के आगे हथियार कब तक जीत पाते। हुआ भी यही, राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा हो गया। देखिए कैसे लोग बड़ी संख्या में राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जो सुरक्षा बल उन पर गोलियां बरसा रहे थे, वो भी बड़े आराम से अब उन्हें जाने दे रहे हैं। श्रीलंका में पिछले कई महीनों से लोगों को भरपेट खाना तक नसीब नहीं हुआ है। अंदर पहुंचते ही जब इन लोगों ने 5 स्टार वाली सुविधाएं देखी तो वो टूट पड़े।
ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का प्राइवेट स्विमिंग पूल है। लोग सीधे इसमें डुबकियां लगाने लगे। समंदर के किनारे शानदार जगह पर राष्ट्रपति का ये आवास बना हुआ है, लेकिन अब इस पर श्रीलंका के आम लोगों का कब्जा हो चुका है। कोई कैरम खेल रहा है, कोई सो रहा है, कोई राष्ट्रपति भवन के लॉन में खाना बना रहा है। लोगों के लिए भले ही राशन ना रहा हो, लेकिन राष्ट्रपति के लिए तो राशन पानी सब था। लोगों को राशन और सब्जियां मिली तो राष्ट्रपति भवन के लॉन में ही चूल्हा जला लिया। ये वो कमरा है जहां कैबिनेट मंत्री जमा होते थे और श्रीलंका की नीतियां बनाते थे, लेकिन अब यहाँ प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि वो राष्ट्रपति भवन के अंदर ऐसे दाखिल होंगे। राष्ट्रपति के प्राइवेट रूम से लेकर उनके बाथरूम तक में प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। राष्ट्रपति के बेड पर सेल्फीज ली जा रही है, उनके फोन का इस्तेमाल हो रहा है। सोफे पर बैठकर बारी बारी से लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। कोई सोफे पर सो रहा है, कोई बैठा है। आज भी ये कब्जा जारी रहा। श्रीलंका के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के अंदर और बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। लोग सपरिवार पहुंचे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि राष्ट्रपति भवन में घूमने के लिए कोई प्रतिनिधि मंडल आया हो। लोग परिवार के साथ फोटो खींच रहे हैं क्योंकि लम्हा ही ऐतिहासिक है। जिस जिम को श्रीलंका के राष्ट्रपति इस्तेमाल करते थे, उसमें लोग खाली पेट कसरत कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये ट्रेडमिल बंद पड़ी है। बंद ट्रेडमिल को भी लोग अपने कदमों से ऐसे ही रौंद रहे हैं जैसे उन्होंने श्रीलंका की सत्ता को रौंदा है। राष्ट्रपति के कमरों में लोग लेटकर धूम्रपान कर रहे हैं। Past 6 months, people were struggling in the queues. People are in the fuel queues. People are in the gas queues. But now people have hope. We can't trust them. Since independence, since 1948, we trust politicians, and we lost everything that we have. So we are not going to trust them. We are stay here until they resign. श्रीलंका की पुलिस भी खड़ी है, लेकिन करे तो क्या करे? वो अपने ही लोकतंत्र का तमाशा देख सकती है बस। श्रीलंका वैसे तो लोकतंत्र ही है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया ने उसे तानाशाह तंत्र बना दिया था। इसीलिए लोगों को अब सड़कों पर उतरना पड़ा है। छब्बीस साल का गृह युद्ध झेलने के बाद 2006 में श्रीलंका की तरक्की का सफर शुरू हुआ और सिर्फ 15 साल में श्रीलंका तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ा भी और लुढ़का भी। पहले श्रीलंका के फर्श से अर्श पर पहुंचने की एक कहानी आप देखिए। श्रीलंका में 2006 प्रति व्यक्ति जीडीपी $1436 थी, $1436। 8 साल में यह करीब 3 गुना बढ़कर $3819 पर पहुंच गई। इस दौरान श्रीलंका की लगभग 9% आबादी गरीबी रेखा से बाहर आई। 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को उच्च मध्य आमदनी वाला देश घोषित किया। यह ऐसा तमगा था जो भारत को भी नहीं मिला था। लेकिन 10 सालों में श्रीलंका ने तरक्की की जो बुलेट रफ्तार पकड़ी, उसे बनाए रखने में वो नाकाम साबित हुआ। उसे अर्श से फर्श तक आने में देर नहीं लगी। अप्रैल 2019 में श्रीलंका पर विदेश कर्ज करीब 1,59,000 करोड़ रुपए का था, जो 3 साल में बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर मैं बात करूं तो ये 2019 में 6 लाख करोड़ रुपए का था, जो अब 198 करोड़ रुपए का रह गया महज। महंगाई अप्रैल 2019 में 3.3% थी। आज महंगाई दर 57% को पार कर रही है, 57%। ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 15 साल में कैसे श्रीलंका की तस्वीर 2 बार बदल गई। और इसीलिए नेता का चुनाव हमेशा सही होना चाहिए, नहीं तो नेता एक अच्छे खासे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, जैसा श्रीलंका में हुआ है। और यही वजह है कि श्रीलंका में हालात इतने बिगड़े कि राष्ट्रपति तक को भागना पड़ा। देखिए कैसे श्रीलंका में जिंदा रहना ही अब सबसे बड़ा टास्क बन गया है। लोगों को जीने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। देखिए इन तस्वीरों को और समझिए।
समंदर के किनारे बसा एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी सिर्फ 2 करोड़ है, लेकिन वो आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। श्रीलंका में जिंदा रहने के लिए कैसे संघर्ष होता है, जरा ये भी देख लीजिए। ये 59 साल की इंद्राणी है जो थोड़े से बचे हुए चावलों को निकाल रही है ताकि बस किसी तरीके से खाना बन जाए। घर में मॉडर्न किचन है, लेकिन 2 लकड़ियों के सहारे फिलहाल एक अंगीठी जल रही है और उसी पर चावल पक रहे हैं, क्योंकि कुकिंग गैस तो है ही नहीं। आखिरी बार मई में सिलेंडर भरवाया था, तब से अब तक गैस नहीं मिली। इस धुएं से घर काला भी हो गया है, लेकिन जब पेट में भूख की आग हो तो आग से काली दीवारें कौन देखता है। इंद्राणी के बेटे मिराज को 2018 में अपने ही देश में टूरिज्म सेक्टर में नौकरी मिली थी, लेकिन 2019 में देश भर में धमाके हुए तो नौकरी भी चली गई। We get from our as salaries, it's only worth for like a 2-3 weeks time. Then we have to find a way to earn money for another 1 week's time. Then sometimes like a 1 month or 2 months wise, government give you like a 5,000 rupees. Sometimes it's not worth. The thing is some Sri Lankan companies and political people, and there's sometimes give you like a 5 kg rice packets and small stuff. That's how we survive. Sometimes if we are not getting on the particular month some benefit from outside, that week will be we have to survive somehow. खाने पीने के सामान के दाम पिछले कुछ दिनों में 3 गुना हो गए हैं। ये श्रीलंका का सब्जी मार्केट है, जहां पहले ही बहुत कम सब्जी है, लेकिन जो है भी उनके दामों में आग लगी हुई है। मामूली से आलू प्याज की कीमत भी आसमान छू रही है। हम किसी तरह अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। सब्जियों के दाम पहले से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, चीजों के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। इतने कम पैसे में हम कैसे गुजारा करें? तेल का भी यही हाल है। सिर्फ 5 लीटर तेल लेने के लिए कई दिनों तक लाइनों में लगना पड़ता है। ये कोलंबो है, श्रीलंका की राजधानी, और यहाँ पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो चुका है। यही हाल केरोसिन का भी है। मैं डायबिटीज की मरीज हूँ। हर दिन तेल खरीदने के लिए हम लाइन में आकर लगते हैं, लेकिन तेल नहीं मिलता। 4-5 दिन तक हम खाना नहीं खा पाते। तेल नहीं मिलने की वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं और हम खाना तक नहीं पका पा रहे। हम दुकानों से ब्रेड खरीद कर अपना पेट भर रहे हैं। एक तरफ श्रीलंका के लोग दाने दाने को मोहताज हैं, दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति की ऐशगाह है। हालांकि अपनी इस ऐशगाह को छोड़कर श्रीलंका के राष्ट्रपति फरार हो चुके हैं और उनके जाने के बाद अब इस राष्ट्रपति भवन के राज खुल रहे हैं। ये राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास का बंकर बताया जा रहा है, जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया इसी से फरार हुए हैं। लोगों ने इस कमरे में तोड़फोड़ की है। ये तब की तस्वीरें हैं जब प्रदर्शनकारी इस बंकर में दाखिल हुए थे। यहीं पर श्रीलंका के राष्ट्रपति की लग्जरी कारों का काफिला भी मिला है। दुनिया की बड़ी से बड़ी और महंगी से महंगी कार इसमें दिख रही है। श्रीलंका की पुलिस भी खड़ी है, लेकिन करे भी तो क्या करे, वो अपने ही लोकतंत्र का तमाशा देख रहे हैं। श्रीलंका में बर्बादी की क्या तस्वीर है, ये समझने के लिए हमने आपके लिए कुछ आंकड़े निकाले हैं। इन पर जरा गौर फरमाइएगा। श्रीलंका की करेंसी 80% तक लुढ़क गई है। $1 की कीमत 360 श्रीलंकाई रुपए हो चुकी है। खाने की कीमतें 57% तक बढ़ चुकी है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। देश पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। तेल और कुकिंग गैस आयात करने का पैसा अब नहीं है कंट्री के पास। भुखमरी बढ़ चुकी है। आंकड़े इसकी गवाही दे भी रहे हैं। दूध की बहुत किल्लत हो गई है।
10 में से 9 परिवार एक बार का खाना नहीं खा पा रहे हैं। देश में दवाइयां खत्म हो चुकी है। अब सवाल यह है कि श्रीलंका में ये हालात पैदा कैसे हुए। श्रीलंका की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह आप समझिए राजपक्षे परिवार है। भ्रष्टाचार, गलत नीतियां इस परिवार की। कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो लंका की बर्बादी की वजह बनी, जैसे 2019 में जब ईस्टर पर श्रीलंका में बॉम्ब धमाके हुए, उनमें 260 लोगों की मौत हुई। टूरिज्म विदेशी मुद्रा का एक बहुत बढ़िया जरिया था। इन धमाकों की वजह से पर्यटन पर असर पड़ा, लोगों में डर फैला, वहां जाना कम कर दिया। रही सही कसर अगले साल यानी 2020 में आए कोरोना ने पूरी कर दी। कोरोना में श्रीलंका में पर्यटकों का आना तो पूरी तरह से बंद हो ही गया। अर्थव्यवस्था पर अब इसका सीधा असर पड़ने लगा। श्रीलंका को अपना राजस्व बढ़ाना था क्योंकि विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा था, लेकिन राजपक्षे ने अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स में छूट दे दी। इसकी वजह से श्रीलंका की रेटिंग घट गई। नतीजा ये हुआ कि विदेशों से पैसा मिलना बंद हो गया। सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा, जो धीरे धीरे खत्म हो गया। पिछले साल यानी 2021 के अप्रैल महीने में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने केमिकल उर्वरकों के आयात पर बैन लगा दिया। ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया, लेकिन यह कदम उल्टा पड़ा। देश में चावल की खेती बर्बाद हो गई। इसकी वजह से खाने पीने के सामान के दाम बढ़ गए और इसी संकट के बीच इसी साल यूक्रेन और रूस का युद्ध हो गया। इसकी वजह से तेल और खाने पीने की चीजों के दाम दुनिया भर में बढ़े। श्रीलंका में पेट्रोलियम और खाद्यान्न का बड़ा संकट इस वक्त खड़ा है और उस वक्त भी शुरू हो चुका था। और इसीलिए आज का आलम यह है कि श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ तबाही है और कुछ भी नहीं। मास्टर स्ट्रोक में अब बाढ़ और बारिश की बात करेंगे, जो राष्ट्रीय व्यथा का आज एक चित्र सबके सामने रख रही है। सरकार हर साल सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। जल प्रबंधन के तहत नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए शहरों में नाले, सीवर सिस्टम बनाए जाते हैं। शहरों के स्थानीय नगर निकाय जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम पर मोटी रकम खर्च होती है, लेकिन 24 घंटे की बारिश पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर देती है। 2015 में मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटीज तैयार करने का मिशन शुरू किया। इसके तहत शहरों की जल निकासी दुरुस्त करने की व्यवस्था भी रखी गई, लेकिन आज 2 स्मार्ट सिटीज का दम घुटता देखकर आप तय कीजिए कि सिस्टम में कितना सुधार अब तक हो पाया है। गुजरात पर गरज रहे हैं संकट के बादल। नदियों की मार, शहरों में हाहाकार। डूब गई स्मार्ट सिटी अहमदाबाद। नदी में तब्दील हो गया वलसाड। अहमदाबाद की सड़कों को नदी बना देने वाला ये पानी सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। ये कह रहा है कि सिस्टम ये तो जानता था कि पानी बरसेगा, लेकिन क्या सिस्टम इस बात का जवाब दे पाएगा कि शहर से पानी निकलेगा कैसे? आम आदमी की समस्या को आगे रखने वाले एबीपी नेटवर्क को अहमदाबाद के गली मोहल्लों से लोगों ने ये तस्वीर भेजी है। ये लोग पूछ रहे हैं कि कुछ ही घंटे की बारिश की वजह से स्मार्ट सिटी का पूरा सिस्टम कैसे ध्वस्त हो गया। अहमदाबाद का सिंधु भवन, पंचवटी क्रॉस रोड, प्रहलाद नगर पानी में डूब गए हैं।
रविवार की रात अहमदाबाद पर बादल ऐसे बरसे कि घर, बार, सड़क, कार और सरकार के दावे सब पानी में डूब गए। स्मार्ट सिटी अहमदाबाद के इस अपार्टमेंट का हाल देखिए। इसके बेसमेंट में करीब 6 फीट तक पानी भर चुका है। कार डूबी हुई है। करोड़ों की संपत्ति खाक हो रही है। रविवार देर शाम को अहमदाबाद में जमकर बारिश हुई। बारिश ऐसी हुई कि पूरा जो शहर है वह आप देख सकते हैं, इतना जल भराव हुआ कि ऐसे मान सकते हैं कि नदियां बह रही हो। तो लेके गए थे, लेकिन आगे बहुत पानी भरा हुआ है अभी। और आपके व्हीकल्स कहाँ गए? व्हीकल एक्चुअली मैंने और कोई कॉम्प्लेक्स में अननोन जगह पे अभी तो मैं पार्क करके आया हूँ, क्योंकि चालू रहेगा ही नहीं अगर ऐसी कंडीशन में लेके जाएंगे तो। आपको क्या लग रहा है, कुदरत मेहरबान हुई है या कॉर्पोरेशन ने काम नहीं किया उसके चल के हालत है? वही कॉर्पोरेशन ने काम नहीं किया है, क्योंकि ये हर बार का रहता है, थोड़ा बहुत भी पानी गिरता है फिर भी इधर ये रोड पे भर ही जाता है। कि अहमदाबाद कॉर्पोरेशन जो प्रदेश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है, उसकी ओर से कहा जा रहा था कि प्री मानसून प्लान हुआ है, प्री मानसून कामगिरी हुई। आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस चौकी को देख सकते हैं, वो चौकी डूबी हुई है। और कई सारे ऐसे मार्केट्स हैं अहमदाबाद के, पुराना अहमदाबाद गिनो या नया अहमदाबाद, मान लो कि जल सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। अहमदाबाद शहर में व्हीकल्स लेके निकलना मुश्किल है। रविवार की शाम को कुछ ही घंटों की बरसात के बाद पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। गोमतीपुर की तस्वीर बता रही है कि शहर को बचाने वाले ही बारिश के बंधक बनकर रह गए हैं। सोमवार की सुबह तक अहमदाबाद की आबाद बस्तियां बाढ़ में फंसकर रह गई। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने छत पर शरण ली। ये जीवराज पार्क सोसाइटी का इलाका है, जहां कार और मकानों का ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ से गुजरात के अहमदाबाद का दम तो घुट ही रहा है, बुरा हाल वलसाड का भी है। वलसाड कुदरत के रौद्र रूप का शिकार बन गया है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आता है। शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शहर ही नदी में तब्दील हो गया है। वलसाड के कैलाश रोड से आई ये तस्वीरें देखिए। इलाके की इमारतों की पहली मंजिल पूरी तरह से डूब चुकी है। बस्ती के बीच से तेज रफ्तार पानी बह रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी कहर बनकर टूटा है। भारी बारिश के चलते वलसाड के हिंगलाज माता मंदिर इलाके में चारों तरफ पानी भर गया है। बाढ़ के पानी में फंसे 4 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। दमन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित इलाके तक पहुंचाया गया। अहमदाबाद सहित गुजरात में बाढ़ के संकट का हाल आपने देख लिया। अब दूसरी स्मार्ट सिटी भोपाल का हाल देखिए। तालाबों का शहर पूरी तरह से तालाब में ही तब्दील हो गया है। भोपाल की प्रशासनिक एकेडमी, यानी जहां प्रशासन को संभालने, व्यवस्था बनाने की पढ़ाई करवाई जाती है, उसकी व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है। भोपाल की प्रशासनिक अकादमी के सामने खड़े हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हर साल पानी बहता है, मगर प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद यहाँ से पानी निकालना मुश्किल होता है। अब इस बार ये किया गया कि यहाँ जब पूरा पानी भरा गया था तो ये यहाँ जो शाहपुरा का जो तालाब है, उस पूरे तालाब की दीवार को तोड़कर ये पानी निकाला गया है। आप देख सकते हैं इस दीवार को अभी तोड़ा गया है थोड़ी देर पहले, जिससे कि ये शाहपुरा की लेक है, वहाँ जाके पूरा पानी चला जाए। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट रेलवे स्टेशन के सामने का हाल भी देख लीजिए। हम भोपाल में भोपाल रेलवे स्टेशन के सामने जो अल्पना तिराहा है, वहाँ पर खड़े हुए आप देख सकते हैं कि पूरी रोड पे पानी है और इस पानी में लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप भी थोड़ी देर पहले तक काफ़ी ज़्यादा डूबा था, मगर अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। मगर
इस पेट्रोल पंप के डूबे होने से लोगों का यहाँ आना भी मुश्किल हो गया है। नगर निगम के लोग हालांकि यहाँ पे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ पर जो सीवेज है उसको खोला जाए और जिस वजह से पानी जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकले, मगर मुश्किलें तो लोगों की बढ़ती जा रही हैं। ये देश के उन मॉडल सिटीज का हाल है जिनको मिसाल बनाने का अभियान चल रहा है। कुछ ही घंटों की बारिश में सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम ने सरेंडर कर दिया है। स्मार्ट सिटीज का जल स्तर बता रहा है कि स्मार्ट सिटीज बनाने का अभियान किस स्तर तक पहुंचा है। अहमदाबाद, भोपाल जैसी स्मार्ट सिटीज का हाल अभी आपने देखा। ये उन शहरों की वार्षिक व्यथा हो गई है। आज हम भारत के उन शहरों को डुबाऊ संकट कह रहे हैं या उन शहरों के डुबाऊ संकट का विश्लेषण करें जिन्हें मॉडल सिटीज के रूप में विकसित किया जाना है। आज हमने आपको स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में आने वाले 2 शहरों अहमदाबाद और भोपाल का हाल दिखा दिया है। दोनों ही शहरों का हाल ये बता रहा है कि बरसात के पानी की निकासी इन शहरों में नहीं हो रही है। अहमदाबाद में हर साल औसतन 796 मिलीमीटर बारिश होती है। ये औसत साल 1992 से साल 2021 तक का हमने लिया है, लेकिन इस साल बारिश के सीजन में अब तक 143 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। सबसे जोरदार बारिश पिछले 24 घंटे में हुई जिसका आंकड़ा 219 मिलीमीटर है, यानी अब तक कुल 362 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि पूरे साल में जितनी औसत बरसात होती है उसका लगभग 45% हिस्सा जो है वो अहमदाबाद पर बरस चुका है। गुजरात के अहमदाबाद के साथ वलसाड सहित कई शहरों का बरसात ने बुरा हाल कर दिया है। गुजरात के 23 जिले भारी बरसात की वजह से प्रभावित हैं। हर साल विकसित शहरों में बाढ़ की समस्या खड़ी होती है, जबकि बाढ़ नियंत्रण पर बार बार हम कह रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। गुजरात सरकार का 2019-20 का बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का बजट 9,804 करोड़ था। 2020 और 21 में ये बजट 7,109 करोड़ रुपए हुआ। फिर 2021 और 22 में 7,114 करोड़ रुपए इस मद में खर्च किए गए। 22 और 23 का अनुमानित बजट जो है वो 9,109 करोड़ रुपए है। बारिश के पानी की निकासी का सिस्टम ठीक ढंग से नहीं बनाया गया है। स्मार्ट सिटी योजना में पानी की निकासी पर बड़ा खर्च किया जा रहा है। अमृत योजना यानी अटल नवीकरण और शहर परिवर्तन मिशन के तहत स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, लेकिन अहमदाबाद का हाल देखकर यह कहा जा सकता है कि अभी भी सिस्टम में सुधार नहीं हुआ है। ये पन्ने पर जरूर है। मास्टर स्ट्रोक में अब भारत की नई संसद के बारे में जिक्र करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन के शिखर पर लगाए अशोक स्तंभ का अनावरण किया। प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। आज सुबह प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा में संसद भवन की छत पर पहुंचे, एक लीवर खींचकर अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने विधिवत पूजा भी की और अशोक स्तंभ का अभिषेक भी किया। संसद भवन की छत पर लगाए गए अशोक स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 6.5 मीटर है। अशोक स्तंभ कांसे का बनाया गया है और इसका वजन 9,500 किलोग्राम है। इसको सपोर्ट देने के लिए चारों तरफ से स्टील का फ्रेम बनाया गया है। स्टील फ्रेम का वजन बताया जा रहा है 6,500 किलोग्राम। अशोक स्तंभ को संसद के सेंट्रल हॉल के ऊपर लगाया गया है। अशोक स्तंभ का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों से बात भी की। सुनिए प्रधानमंत्री और कर्मचारियों के बीच संवाद कैसा हुआ। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, बना रहे हैं। आपको पता है सबको? सर, तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। हैं, ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन को वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है? जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा है? कौन सा बात बताइए सर? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि सभी माँ को
कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। इसका मंदिर बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किए। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो आप। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर, चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो इसी तरीके से कनेक्ट कर जाते हैं। और जैसा आपने सुना, इसमें वन नेशन वन राशन की भी बात आ गई, इसमें वैक्सीनेशन की भी बात आ गई, गरीब के तबके को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है वो जिक्र भी हो गया, और संसद की नींव की बात भी हो गई। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।